Hey guys, welcome welcome to my channel UPSC Creative Mind. This is Arचना सिंगल. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर और मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैंने मींस अपीयर्ड किया था 2024 में, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा मींस क्लियर नहीं हुआ. तो मैं आपको बताऊंगी अपनी आगे वाली वीडियोस में कि मैंने किस किस टेक्निक्स का यूज किया प्रीलिम्स को क्लियर करने में. तो हमारा जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन द पॉलिटी. यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चंस हर बार आते ही आते हैं, तो हम पढ़ते हैं. ठीक है, देखिए. फंडामेंटल राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमारे लिए एसेंशियल होते हैं फॉर द लिबर्टी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, मतलब कि यदि फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम द स्टेट. ठीक है, और ये क्या करते हैं, हमारे जो कंट्रीज है उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं. आप देखिए, फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में रखा गया है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट किस में रखा गया है? 3 में रखा गया है. तो ये आप लोग को याद रखना है. और आर्टिकल कितने? 12 टू 35, 12 से 35 तक आर्टिकल में रखा गया है. तो देखिए, आगे हम जान लेते हैं. आर्टिकल 12. ठीक है, आर्टिकल 12 में दिया गया है हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट. अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स में स्टेट क्या होता है? ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जो हमारी पार्लियामेंट है प्लस हमारी स्टेट लेजिस्लेचर. दूसरा है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस हमारी लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, तीसरा हमारा आता है अदर बॉडीज और अथॉरिटीज. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अदर बॉडीज एंड अथॉरिटीज क्या होती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, कोई भी अदर अदर बॉडीज और अथॉरिटीज में आ जाता है, जैसे कि फाइनेंशियली, या एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर अथॉरिटेटिव. कंट्रोल की जा रही हो बाय द गवर्नमेंट. मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जो कि या तो फिर फाइनेंशियली या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली या फिर अथॉरिटेटिवली कंट्रोल की जा रही हो गवर्नमेंट के द्वारा, हम उसको क्या बोल देंगे? स्टेट का दर्जा दे देते. अब आप बोलेंगे कैसे? तो ये ना टाइम टू टाइम डिसाइड कर दिया जाता है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम द पार्लियामेंट. और ये एनजीटी, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो एनजीटी जो है हमारा स्टेट में काउंट होता है. किसमें काउंट होता है? स्टेट में. ठीक है, नाउ हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल 13 की. देखिए, आर्टिकल 13 में बोला जाता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद
और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए इसका क्या मतलब है, ऐसे कोई भी लॉस जो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन करेंगे तो उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 बोलता है कि जो भी लॉज हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बनाए गए हैं, वो यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं तो उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। लेकिन यदि जो हमारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमारे जो लॉज फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा या वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक हमारी जो पार्लियामेंट है वो 13 सब क्लॉज 4 को ऐड करती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे हमारे इवोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की अमेंडमेंट है उनमें हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी मैं बता देती हूँ आपको कि जो भी अमेंडमेंट 3368 में किए जाएंगे वो फंडामेंटल राइट्स में उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब। ना हम डिस्कस करते हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, ये हम देखेंगे कि ये देखते हैं हम कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो छह फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। राइट टू इक्वालिटी, राइट सॉरी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, देखिए राइट टू इक्वालिटी हमारा आता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम हमारा आता है आर्टिकल 19 एंड अगेंस्ट राइट टू फ्रीडम आता है हमारा 19 से 22 तक। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आता है हमारा 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है हमारा 25 से लेके 28 तक। एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आता है हमारा आर्टिकल 29 एंड 30 में। और हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आती हैं आर्टिकल 32 में। तो इससे हमारे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि जो राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल कितने से कितने तक आती है, और इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनको भी पूछ लिया जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अब हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक है, तो हम इसको डिटेल्ड में यहीं पढ़ ले, चलो कोई बात नहीं यहीं पढ़ लेते हैं हम। एक मिनट दीजिए। देखिए देखिए 1950 में हमारा जो प्रॉपर्टी का राइट था वो हमारा क्या था, फंडामेंटल राइट था। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या था, फंडामेंटल राइट था अंडर द आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज एफ। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पार्लियामेंट क्या करती है, अमेंडमेंट करती है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा उसको क्या कर देती है, लिमिटेड राइट बना देती है, जिसमें कि वो 1931 ए और 31 बी क्लॉज को ऐड करती है। देखिए 31 ए क्लॉज में बोला जाता है कि जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर्ड की जा सकती है, प्रॉपर्टी कैन बी एक्वायर्ड फॉर द नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि जो पार्लियामेंट है वो किसी की भी प्रॉपर्टी को नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए एक्वायर कर सकती है। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसको लिमिटेड कर दिया गया, ठीक है। और जो 31B है उसमें 9th स्केड्यूल को जोड़ दिया गया, मतलब कि 9th स्केड्यूल एक ऐसे शेड्यूल बनाया गया जिसमें जो भी लॉस को डाला जाएगा उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा मतलब कि जो कोर्ट्स है उनमें उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि 1951 में हमारा एक केस आता है, शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस कहता है कि जो भी हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है वो वैलिड है सब कुछ, मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी लिमिटेड राइट है, और जो 9th शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू है वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो बोलता है कि जो कोई भी रिलेशन नहीं होगा आर्टिकल 13 और 368 में, ठीक है। जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जो आर्टिकल 368 में जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं होंगे। अब इसके लिए जो पार्लियामेंट है फिर से एक हमारा एक अमेंडमेंट लाती है जो है 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964। उसमें वो बोलती है कि मतलब जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट थे, मतलब पहले लिमिटेड थे, इनको और ज्यादा लिमिटेड कर दिया गया, ठीक है। इनको और क्या कर दिया गया, और ज्यादा लिमिटेड कर दिया गया। अब आता है हमारा सज्जन सिंह केस 1965 में। ये क्रोनोलॉजी कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, और केसेस का जो ईयर है और अमेंडमेंट है वो भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए सज्जन सिंह केस कितना कब आता है, 1965 में। ये कहता है कि जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया है वो वैलिड है, ठीक है। और जो भी शंकरी प्रसाद केस में जो भी कहा गया है सब कुछ वैलिड है, मतलब कि अभी यहां तक 1965 तक जो पार्लियामेंट कह रही थी वही बात क्या कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कह रहे थे, मतलब कि ये दोनों एक ही फेवर में थे। लेकिन 1967 में 1967 में एक केस आता है गोलकनाथ केस। यहां से सारी कहानी उल्टी हो जाती है, मतलब कि जो भी पार्लियामेंट और सॉरी कोर्ट के बीच में क्या हो जाता है, टसल स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। मतलब कि जो प्रॉपर्टी का राइट्स था उसको क्या कर दिया गया था, लिमिटेड राइट बना दिया गया था, और जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको भी अमेंडमेंट कर रही थी। लेकिन 1964 में गोलकनाथ केस आता है जिसमें बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है कांट बी अमेंडेड, मतलब कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। और बोला गया कि जो आर्टिकल 368 है डज नॉट ग्रांट पावर टू द पार्लियामेंट, मतलब कि जो जो अमेंडमेंट की पावर जो पार्लियामेंट को दी गई है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहां से मैंने बोला आपको कि जो पार्लियामेंट है और जो कोर्ट है उनके बीच में क्या टसल स्टार्ट हो गई है। तो 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। एक सेकंड देखिए, तो ये गवर्नमेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है। इसमें 24th में वो 368 सब क्लॉज 4 एंड 13 सब क्लॉज 4 को ऐड करती है, जिसमें बोला जाता है कि जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे वो फंडामेंटल राइट में मतलब कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला जाता है कि जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को पब्लिक यूज के लिए एक्वायर करेगी, ठीक है, उसके ऊपर वो कंपेंसेशन नहीं देगी। मतलब कि यदि वो पब्लिक यूज के नाम पे यदि कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है तो उसको कंपेंसेशन नहीं देगी। अब इसी के लिए एक एक्ट लैंडमार्क केस आता है हमारा 1973, जिसे हम केशवानंदा भारती केस के बारे में जानते, ठीक है। केशवानंदा भारती केस के बारे में कहते हैं। इसमें 13 जज की बेंच बैठी थी, ठीक है। और ये सबसे लार्जेस्ट थी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि लार्जेस्ट जज की बेंच कौन से केस में बैठी थी, तो ये हमारा केशवानंदा भारती केस में बैठी थी। अब देखिए इसमें बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है कैन बी अमेंडेड, मतलब कि जो गवर्नमेंट है सॉरी पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। और उन्होंने ये भी बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो फिर अनलिमिटेड पावर हो गई,
ठीक है, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट नॉट बट ये टच नहीं कर सकती है किसको, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, उन्होंने पावर तो दी, लेकिन उन्होंने लिमिटेड पावर दी उनको। उन्होंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या, नहीं, ये कोर्ट ने इसको नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये जजमेंट टू जजमेंट डिसाइड किया जाता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और ये जो हमारा केशवानंदा भारती केस आया वो 24 अप्रैल 1973 में आया। तो ये आप लोगों को, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा केशवानंदा भारती केस, आपको याद रखना। देखिए, अब इसके बाद आता है हमारा 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैंने बोला था 10 साल चल रही है। अब केशवानंदा भारती केस आया, उसके बाद फिर से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आता है, जो कि गवर्नमेंट बोलती है कि जो हमारे डीपीएसपी हैं उनके पास मोर पावर है एज कम्पेयर टू द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वो बोलती है कि जो आर्टिकल 39 बी और सी जब भी आएंगे, मतलब कि जो डीपीएसपी के आर्टिकल 39 और 20 सी जब भी पावर में आएंगे, तो जो 14 और 19 की पावर है वो चली जाएगी, ठीक है। मतलब कि हमारा राइट टू इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा ले लिया जाएगा। मतलब कि पावर किसको ज्यादा दे दी गई, डीपीएसपी के। लेकिन फिर से एक कोर्ट में केस आता है, मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस क्या बोलता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसको किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो हमारा पार्लियामेंट सुप्रीम हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे पार्लियामेंट को बनाया है, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, सुप्रीम होगा। और उन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी दोनों ही जरूरी हैं, जिससे उनके बीच में क्या होना चाहिए, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा बमन राव केस। सॉरी, देखिए, 1981 में आता है हमारा बमन राव केस। उसमें क्या बोला जाता है कि जो हमारा डॉक्ट्राइन और बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रोस्पेक्टिव नेचर में फॉलो होगा। प्रोस्पेक्टिव नेचर का मतलब होता है फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। मतलब कि हमारा जो केशवानंदा भारती केस है वो आया था 24 अप्रैल 1973 में, ठीक है। लेकिन जो हमारा, इसलिए हमारा जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो कब से फॉलो होगा, प्रोस्पेक्टिव नेचर, मतलब कि जजमेंट के हिसाब से ही फॉलो होगा। और शेड्यूल 9 जुडिशियल रिव्यू भी शेड्यूल 9 में इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। अब आता है हमारे 2007 में आईआर कोहेलो केस। आईआर कोहेलो केस में जो जुडिशियल रिव्यू था 9th शेड्यूल में, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली फॉलो करने के लिए बोला गया। रेट्रोस्पेक्टिवली क्या होता है, फ्रॉम द बैकडेट। बैकडेट का मतलब है जब से हमारा 9th शेड्यूल बनाया गया है, जब से उसमें जो भी लॉस को डाला गया है, तब से हमारी जो कोर्ट है उनको जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये टेबल समझने आ गई होगी, ये टेबल आप लोग को समझनी है। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट से। देखिए, सॉरी, देखिए, 1950 में हमारा एक राइट आता है, प्रॉपर्टी राइट। 1901 एफ, मतलब ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था। लेकिन 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 आता है, जिसमें कि जो हमारे प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको लिमिटेड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारे 1951 में शंकरी प्रसाद केस, जिसमें कि हमारे जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में बोला गया था उसको वैलिड कर दिया गया था, ठीक है। और बोला गया था कि कोई भी उनमें वैलिड रिलेशन नहीं है 13 और 368 आर्टिकल में। फिर 1964 में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिससे जो हमारे प्रॉपर्टी के राइट्स थे उनको और लिमिटेड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारे 1965 में सज्जन सिंह केस आता है, जिसमें कि हमारे जो आगे के
फर्स्ट 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और शंकरी प्रसाद केस है, उन दोनों को ही वैलिड कर दिया जाता है। अब यहाँ तक तो कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों साथ साथ में चल रहे थे, मतलब जो पार्लियामेंट कह रही थी उसको कोर्ट सही बोल रहा था, लेकिन सही कहानी स्टार्ट होती है हमारी 1967 से। 1967 में क्या होता है कि गोलकनाथ केस आता है, जिसमें कि कोर्ट है ना रिवर्स जजमेंट देता है, जिसमें बोलता है वो कि फंडामेंटल राइट कांट बी अमेंडेड, और जो आर्टिकल 368 डज नॉट ग्रांट पावर टू द पार्लियामेंट। फिर उसी के लिए हमारी जो पार्लियामेंट है वो 1971 में दो अमेंडमेंट लाती है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 24th में बोला जाता है कि जो 368 सब क्लॉज 4 में जो भी अमेंडमेंट किया जाएगा वो 13 सब क्लॉज 4 में नहीं होगा, ठीक है। और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला जाता है कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी किसी भी पब्लिक यूज के लिए एक्वायर करेगी तो उस पर गवर्नमेंट कंपेंसेशन नहीं देगी। अब आता है हमारा लैंडमार्क जजमेंट केस केशवानंदा भारती केस, ठीक है। उसमें बोला जाता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो कैन बी अमेंडेड, मतलब कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकती है, लेकिन उन्होंने एक प्रोविजन दिया बेसिक स्ट्रक्चर का जिसको वो टच नहीं कर सकते, ठीक है। अब आता है हमारे 1976 में पार्लियामेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है। इसको एक और चीज भी बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोला जाता है कि गवर्नमेंट ने इतने सारे अमेंडमेंट किए थे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंज हो गए थे, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डीपीएसपी को मोर पावर दे दी जाती है एज कम्पेयर टू द फंडामेंटल राइट। इसको कर्टेल करने के लिए हमारे केस आता है मिनर्वा मिल केस, और बोलता है कि जो पार्लियामेंट है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, और जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सुप्रीम है, और वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बनाने की बात करता है, ठीक है। 1981 में हमारा आता है बमन राव केस, जिसमें बोला जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोस्पेक्टिव नेचर का है, मतलब कि जब से हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लागू हुआ है, मतलब कि फ्रॉम द 24 अप्रैल 1973 तभी से वो इम्प्लीमेंट होगा। और इसमें जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट बोला गया था कि जो 9th स्केड्यूल है उसमें जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है। अब 2007 में हमारा आईआर कोहेलो केस आता है, वो बोलता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर में है, मतलब कि फ्रॉम द बैक डेट, मतलब जब से हमारा 9th स्केड्यूल बना है तभी से उसमें जो भी लॉज डाले गए हैं उनको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी टेबल समझने आ गई होगी। इससे क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज आप इसको, यदि आपको फिर भी क्लियर ना हो तो एक बार वीडियो को अगेन देख लेना, ठीक है। अब हम हमारा क्लासिफिकेशन और फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। देखिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट 14 से 18, राइट टू फ्रीडम हमारा 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारा 23 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा 25 से 28, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमारे 29 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज इज 32। ये हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और इससे भी देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी में हमारा सबसे पहला आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं। अभी हम इस आर्टिकल 14 को ढंग से मतलब पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 बोलता है कि, एक मिनट, देखिए, आर्टिकल 14 में हमारे दो पार्ट, दो चीजें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड दूसरा है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं हम। इक्वालिटी बिफोर लॉ
एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा, एक सेकेंड, देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जबकि जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मैं अभी आपको समझाऊंगी कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे है। ठीक है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसको हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है हमारे वो कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से, यूएसए का कॉन्सेप्ट है, सॉरी। ठीक है, अब देखिए, देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, देखिए ये हमारी एक दीवार है, ये हमारी क्या है, एक वॉल है जिसके पीछे क्रिकेट मैच चल रहा है। ठीक है, देखिए, और एक ये कोई इंसान है जो क्रिकेट मैच देख रहा है, ये तीन कोई इंसान है जो हमारे क्रिकेट मैच देख रहे हैं। ठीक है, एक, देखिए अब ये वाली जो दीवार है वो इसके कितने पास है, मतलब कि ये आराम से यहाँ खड़े होकर मैच देख सकता है, लेकिन इससे ये दीवार दूर है और इससे ये दीवार और ज्यादा दूर है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है, यहाँ से बिना किसी सपोर्ट के देख सकता है, लेकिन इसको कुछ सपोर्ट चाहिए होगा और इसको कुछ ज्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। लेकिन जो ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो कहता है कि हम यदि सपोर्ट देंगे तो सबको इक्वल देंगे, मतलब इसको भी, इसको भी और इसको भी। एक बात बताइए, इसको जो हेल्प होगी वो इसको होगी नहीं, क्योंकि ये नहीं देख पाएगा फिर भी इसको, और ये भी नहीं देख पाएगा। लेकिन देखिए, यदि इसको सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है तो ये क्या करेगा, इसको एक दे देगा जिससे कि ये मैच को देख पाए, और यदि ये और ज्यादा कमजोर है, मतलब बैकवर्ड है, तो इसको दो सपोर्ट, दो चेयर दे देगा। इससे क्या होगा, ये हमारे जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनको क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो लॉ है हमारा, वो हमारे यदि इंडिया में बात करें तो रिजर्वेशन, जो भी हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन्स वगैरह को जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे दिए जाते हैं, क्योंकि सभी को उस अपॉर्चुनिटी तक लाना, इक्वल अपॉर्चुनिटी तक लाना इंडिया का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये समझने आ गया आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये ब्रिटेन का है, और इसमें सभी को इक्वल सपोर्ट देते हैं, मतलब लॉ के आगे सभी समान है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बोलता है कि जिसको जरूरत है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने की, तो इसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रिजर्वेशन की भी पॉलिसी बोलते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब कि यदि कोई शेड्यूल कास्ट है तो उसके शेड्यूल कास्ट के सारे मेंबर्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। हमारे जो आर्टिकल 14 है उसके कुछ एक्सेप्शन है। ठीक, देखिए सबसे पहला आर्टिकल हमारा 3359, ये क्या बोलता है कि जब भी देश में इमरजेंसी होगी तो फंडामेंटल राइट या फिर इक्वालिटी का जो राइट है उसको थोड़ा कर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर गवर्नर होते हैं उनके लिए आर्टिकल 361, इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को
एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा आता है आर्टिकल 13(1)(c). जब ये वाला आर्टिकल आता है तो जो 14 है वो चला जाता है। अब सोच रहे होंगे आप 31(c) में क्या आता है, तो हम आगे भी पढ़ेंगे। और इसमें जो मिलिट्री पावर्स हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो उनकी जो बातें हैं उनको क्या रखा जाता है, मतलब उनकी इक्वालिटी नहीं होती, क्योंकि वो बाहर बता नहीं सकते चीज़ों को। ठीक है, और फोर्थ हम बात करें तो हमारा आर्टिकल 39(b) एंड 39(c). ये जब आएगा तो भी हमारा 14 क्या हो जाएगा, गोस अवे। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझने आया होगा। और यदि आप लोगों को ये लेक्चर समझने आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई भी फीडबैक आप देना चाहो, क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, वो भी आप प्लीज बताइए। और हम अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर ऑल्टरनेटिव डेज पे भी कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।